नमस्कार। श्री बी.आर. मिर्दा राजकीय महाविद्यालय नागौर के हिंदी विभाग में बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम बात करेंगे मध्यकालीन आर्य भाषाओं के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं का विकास बारोपीय से हुआ। तो इस क्रम को समझने की कोशिश करें आप। बारोपीय भाषा परिवार, उसके बाद में शतम और कैंटुम वर्ग। शतम वर्ग में भारत ईरानी शाखा, और भारत ईरानी शाखा में ईरानी को अलग कर दें तो फिर भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास हमें लगभग ईसा से 1500 साल पहले से प्राप्त होता है। ऋग्वेद की रचना वैदिक में हुई, जिसे छांदस भी कहा गया, और वैदिक भाषाओं का अगला परिष्कृत रूप, जिसके कुछ नियम बने, उन नियमों से शुद्ध हुई भाषा को संस्कृत कहा गया। संस्कृत के व्यवस्थित रूप में पाणिनि का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके ग्रंथ अष्टाध्यायी का योगदान महत्वपूर्ण है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में मुख्य रूप से वैदिक और संस्कृत। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। ये माना जाता है कि इन आर्य भाषाओं पर संस्कृत का गहरा प्रभाव रहा, लेकिन साथ ही मध्यकालीन आर्य भाषाएं कुछ स्थानीय विशेषताएं लिए हुए भी थी। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में 3 मुख्य हैं। इनको प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत के नाम से जाना गया। लेकिन अलग अलग प्राकृतों के नाम में कोई मतभेद नहीं हो, कोई भ्रम की स्थिति नहीं हो, इसलिए प्रथम प्राकृत को नाम दिया गया पाली, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत ही नाम दिया गया, और तृतीय प्राकृत को नाम दिया गया अपभ्रंश। तो आप ध्यान दें, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तीनों का समय 500 वर्ष माना गया। तो पाली की शुरुआत संस्कृत के तुरंत बाद में, यानी ईस्वी पूर्व 500 से लेके ईसा पूर्व 1 तक, या प्रथम ईस्वी तक। ईसा से तुरंत पहले के जो 500 साल हैं, उन 500 सालों में प्राकृत का विकास माना गया, पाली का विकास माना गया। पाली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की भाषा थी। अशोक के अधिकतर अभिलेख हमें पाली भाषा में मिलते हैं, और भगवान बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए, उन उपदेशों का संकलन भी पाली भाषा में मिलता है। इसी को लेकर पाली भाषा के नामकरण के बारे में एक मत आया कि पालेति रखतिति इति पाली। वह भाषा जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश सुरक्षित हैं, वह भाषा जिसने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित रखा, वह भाषा पाली है। पालेति रखतिति इति पाली। पाली का अर्थ ही रक्षा करना है। पालू का अर्थ रक्षा करना माना गया। तो जिसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित किया, संरक्षित किया, उस भाषा को पाली कहा गया। पाली को अशोकन प्राकृत भी कहते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक के अभिलेख पाली भाषा में हैं। इसके अलावा इसे लाट या लेण प्राकृत भी कहते हैं, क्योंकि अशोक ने जो स्तंभ बनवाए उनको लाट कहा गया, और उन स्तंभों पर भगवान बुद्ध के उपदेश उत्कीर्ण करवाए गए, लिखवाए गए। बुद्ध के अभिलेख इसी पाली में है, इसलिए इसे अभिलेखी प्राकृत भी कहते हैं, अशोकन प्राकृत भी कहते हैं, लाट या लेण बोली भी
कहते हैं। तो ये तो है मध्यकाल की पहली आर्य भाषा पाली। इसके बाद में मध्यकाल की दूसरी भाषा प्राकृत। प्राकृत के बारे में भी दो मत हैं। अधिकांश भाषाविद मानते हैं कि प्राकृत संस्कृत के बाद में आई। पहले वैदिक, फिर संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत। लेकिन कुछ जैन विद्वान ये मानते हैं कि प्राकृत तो संस्कृत से भी पुरानी भाषा है, क्योंकि प्राकृत जैन धर्म की भाषा है और संस्कृत मुख्य रूप से वैदिक धर्म की भाषा है। इसलिए जैन विद्वान ये मानते हैं, एक जैन साहित्यकार, जैन इतिहासकार नमी साधु हुए, वो ये मानते हैं कि प्राकृत शब्द बना प्राक और कृत से। प्राक यानी पहले और कृत यानी बना हुआ। तो इसका मतलब है कि प्राकृत तो पहले से ही थी। इसके विपरीत कुछ भाषा वैज्ञानिक ये मानते हैं कि प्रकृति संस्कृत है और उस प्रकृति से जो बना वो प्राकृत है। इस तरह संस्कृत प्राचीन है और प्राकृत उसके बाद में आई। तो हम भी मोटे तौर पर यही मानते हैं कि प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा है जो मुख्य रूप से जनता में प्रचलित थी। इसे जन भाषा कह सकते हैं। हम मध्यकालीन संस्कृत के नाटक देखें, जिसमें कालिदास के नाटक हैं, भास के नाटक हैं, तो उन नाटकों के जो निम्न वर्ग के पात्र हैं वो पात्र प्राकृत भाषा बोलते हैं, जबकि उच्च वर्ग के पात्र संस्कृत बोलते हैं। तो ये माना जा सकता है कि संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भी जनता में चलती रही। बाद में संस्कृत ने उसको अलग अलग रूपों में प्रभावित किया। तो इस तरह दूसरी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हो गई प्राकृत, जिसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया। इसके बाद में तीसरी मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में अपभ्रंश हमारे सामने आई। अपभ्रंश को कहीं कहीं अपभ्रष्ट भी लिखा गया। ये माना गया कि ये भाषा अपने नियमों से भटकी हुई थी। हालांकि इसकी व्युत्पत्ति में, इसके उद्भव और विकास में भी अन्य भाषाओं की तरह संस्कृत का गहरा प्रभाव रहा। संस्कृत के शब्दों को इसने लिया और एक तरह से उनको बिगाड़ दिया। जैसे शब्द है चक्र, चक्र को अपभ्रंश में कहा गया चक्र। इसी तरह शब्द है धर्म, उसे अपभ्रंश में धम्म बना दिया गया। तो इस तरह संस्कृत के शब्दों का विकृत रूप हमें अपभ्रंश में देखने को मिलता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है सुविधा की प्रवृत्ति, जिसे भाषा वैज्ञानिकों ने मुख सुख कहा है। जो शब्द बोलने में आसान हो वो शब्द अधिक प्रचलित होंगे। तो संस्कृत के शब्दों के उच्चारण में अधिक प्रयास करना पड़ता था, लेकिन जब कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग उन शब्दों का उच्चारण करते तो उनका उच्चारण काफ़ी हद तक बदल जाता। तो इसी तरह संस्कृत से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ, जिनका क्रम इस प्रकार है: पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तीनों की अवधि 500 वर्ष है। पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो लगभग ये 1500 वर्षों की अवधि
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल है। 1000 ईस्वी के आसपास अलग अलग क्षेत्रों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे और इन अलग अलग रूपों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम के बारे में, और इस चीज़ पर आप ध्यान दें कि अभी तक हिंदी नाम की कोई भाषा प्रचलित नहीं थी, यानी 1000 ईस्वी तक हिंदी का प्रचलन नहीं हो पाया था। एक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचलन 1000 ईस्वी के बाद ही संभव हुआ और हिंदी भाषा के स्वरूप निर्धारण में अपभ्रंश के अलग अलग रूपों ने अपना योगदान दिया। तो अपभ्रंश के 7 रूप 1000 ईस्वी के आसपास प्रचलित थे। इन रूपों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ और उन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं ने मिलकर हिंदी भाषा को समृद्ध किया, उसके विकास क्रम को तय किया। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।